Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine, dear students. आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ही टॉपिक है हमारा. हम पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं इसको. इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट जो है वो बात पढ़ेंगे. वो ये है कि हम इसके अंदर जनरल प्रोसीजर पढ़ेंगे फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. अब जनरल प्रोसीजर जो है वो क्या होता है? जनरल प्रोसीजर ये होता है कि आपका एक प्रोसीजर है जो कि सब पैरामीटर्स के लिए सेम है. पैरामीटर्स मींस म्यू है, सिग्मा है, या डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स है, या प्रोपोर्शन है, या डिफरेंस बिटवीन टू पोर्शंस है. बेटा ये सारा कुछ जो है वो आप लोगों ने टेस्ट करना है. तो इन सब की टेस्टिंग करने के लिए हम एक ही प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको जनरल प्रोसीजर बोल रहे हैं. अगर आप ये प्रोसीजर जो है वो अच्छे से कर लेंगी तो आप सारे ही पैरामीटर्स को टेस्ट कर लेंगी और हर तरह का आप जो है वो टेस्ट लगा लेंगी. तो आप ये प्रोसीजर अच्छे से इसको ध्यान से सुने. इसमें कुछ स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स हैं जो मैं वन बाय वन आपको डिटेल से बताऊँगी. तो इसमें पहला स्टेप ये है कि हाउ टू स्टेट आवर हाइपोथेसिस. हम अपने हाइपोथेसिस को कैसे स्टेट करेंगे? तो बेटा ये सबसे पहले हमने पहले स्टेप में हम किस तरह से अपने हाइपोथेसिस अपने म्यू के लिए या कोई भी पैरामीटर को हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको के लिए हम हाइपोथेसिस को कैसे लिखेंगे. ठीक है. उसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी. एक वो होते हैं सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस, या फिर वन टेल एंड टू टेल टेस्ट होते हैं. ठीक है. इसके अंदर ये दोनों चीज़ें मेंशन हो जाएंगी. मैं आपको डिटेल से ये बताऊंगी. उसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, कंप्यूटेशन में क्या करते हैं, क्रिटिकल विजन क्या होता है, और फिर एंड में है कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जी आप ये इस चीज़ को डिसाइड कर लिया आपने कि आपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है. जी तो पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस. मैं पहला स्टेप आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि जिसमें हम कहते हैं कि जी हम अपने हाइपोथेसिस को कैसे स्टेट कर सकते हैं. तो आप ये अपनी बुक्स खोलें और उसमें 124 पेज नंबर है, उस पर ये बुक से ही बेटे आपके मैंने जो है ये स्क्रीनशॉट लिया है. तो आप अपनी बुक्स अगर ये ज़्यादा बेहतर है या फिर जैसे आपको मुनासिब लगे आप अपनी बुक से भी देखें कि ये सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होते हैं. A simple hypothesis is one in which all parameters of the distribution are specified. क्या मतलब है कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है जिसमें पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन के सब पैरामीटर्स हैं वो आपको स्पेसिफाई कर दिए जाएं, यानी कि बता दिए जाएं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. क्या मतलब है? ये नीचे देखें कि इफ़ द हाइट्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, द हाइपोथेसिस दैट इट मीन्स म्यू इज से 62 इंचेस. कि वो कह रहे हैं कि हम म्यू क्या स्टेट कर रहे हैं कि वो 62 के बराबर है. ठीक है. तो एच नॉट लिख के या एच लिख के, उन्होंने एच के नीचे मेंशन नॉट नहीं किया, लेकिन आप लोग एच नॉट लिखें क्योंकि ये नल हाइपोथेसिस है हमारा. तो म्यू जो है वो बराबर है 62 के. तो क्या कह रहे हैं कि जी म्यू आपके पास एक सिंपल हाइपोथेसिस है कि ये चीज़ इसके बराबर, हमारा पैरामीटर इस वैल्यू के बराबर है. आप जब जनरल स्पेसिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे कि अब मैं उसको थीटा बोल रही हूँ. ये नीचे बुक में लिखा हुआ है कि जी थीटा है. थीटा कोई भी पैरामीटर, आप वो म्यू भी हो सकता है, वो सिग्मा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. तो वो पी भी हो, देखिए नीचे लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि थीटा में रिप्रेजेंट म्यू भी है, पी भी है, म्यू माइनस म्यू टू, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स कुछ भी आप पैरामीटर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं. दैट इज़ इक्वल टू थीटा नॉट. और थीटा नॉट क्या है? वो कोई भी वैल्यू है, यानी कि आपका पैरामीटर किसी की वैल्यू के बराबर है, किसी भी वैल्यू के बराबर है. तो ये चीज़ जो है वो सिंपल हाइपोथेसिस में शामिल होती है. आ हाइपोथेसिस विच इज़ नॉट सिंपल, ऐसा हाइपोथेसिस जो कि सिंपल ना हो. अब सिंपल ना होना क्या होता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो, उसमें कन्फ्यूजन आ जाए, उसको समझ ना लगे. देखिए बराबर की तो समझ लग गई. अब क्या हो रहा है, एक ग्रेटर का साइन होता है, एक लेस का साइन होता है. देखिए म्यू आपका स्टेट हो रहा है, म्यू ग्रेटर है 62 के और म्यू लेस है 62 के. तो बेटा ग्रेटर और लेस में क्या है कि हमें नहीं पता, अगर ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है, लेस है तो कितना लेस है, और अगर नॉट इक्वल है
तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर 62 के बराबर नहीं है बेटे, तो वो फिर क्या है, अगर बड़ा है कि छोटा है। यानी कि कन्फ्यूजन चीज़ आ जाती है, सिंपल चीज़ नहीं रहती। तो हम इसको कहते हैं कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो ये चीज़ आप ये फर्स्ट 2 लाइन्स में आप ये कर लें, अ हाइपोथेसिस विच इज़ नॉट सिंपल इज़ कॉल्ड अ सिंपल हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट हम आपके पास आ रहे हैं वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट क्या होते हैं। A test for which the entire rejection region is located in only one of the two tails, either in the right tail or in the left tail of the sampling distribution of the test statistic, is called a one-tailed test or one-sided test. अब one-sided test और one-tailed test क्या होता है? देखेंगे साथ ये फिगर्स बनी हुई हैं। इसमें आपके पास एक कर्व बनाई हुई है, इसकी एक साइड पे देखें शेडेड एरिया है और दूसरी वाली में देखें उसमें राइट साइड पे शेडेड एरिया है। यानी कि एक टेल के ऊपर जो है वो आप अपना आपका रीजन जो है, जिसको हम शेडेड एरिया को हम रिजेक्शन रीजन बोल रहे हैं। तो रिजेक्शन रीजन क्या होता है, इसको भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल के साथ। इसमें ये आपके पास यानी कि जो भी आपका टेस्ट है, आपका रिजेक्शन रीजन जो है वो आपका ये ऐसा रिजेक्शन रीजन है जहाँ पे आपकी हाइपोथेसिस जो है, आपका H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा रीजन है। ये Z अल्फ़ा नीचे लिखा हुआ है, तो Z अल्फ़ा से अबव आपकी वैल्यू अगर आ जाती है Z की, Z क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी आप ये समझ लें कि अब ये वन टेल टेस्ट है। अब वन टेल टेस्ट कौन से होते हैं, एक्चुअली ये हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। वन टेल टेस्ट वो होते हैं कि जैसे आपका ग्रेटर आ जाए, आपका लेस आ जाए, तो उसमें ये कर्व्स आती हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ वन टेल टेस्ट में। और टू टेल टेस्ट का क्या मतलब होता है कि आपकी दोनों एंड्स पे जो है वो टेल्स पे, दोनों एंड्स पे जो टेल्स हैं वो आपकी शेडेड होती हैं, वो रिजेक्शन रीजन होता है। तो ये आपका हो गया टू टेल टेस्ट। अब टू टेल टेस्ट क्या होता है, देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, अ वन टेल टेस्ट इज़ यूज व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 इज़ फॉर्मुलेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म, दैट इज़ थीटा ग्रेटर है थीटा नॉट के और थीटा जो है वो लेस है थीटा नॉट के। ठीक है, ये हो गया आपका वन टेल टेस्ट। ये कंपोजिट हाइपोथेसिस में शामिल हो गया। ठीक हो गया जी। इफ़ ऑन द अदर हैंड द रिजेक्शन रीजन इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, द टेस्ट इज़ रेफर्ड टू एज अ टू टेल टेस्ट और टू साइडेड टेस्ट। तो ये क्या है, आपके टू साइडेड टेस्ट है, ये टू टेल टेस्ट है। तो वो टू टेल का क्या मतलब है कि जब नॉट इक्वल की फॉर्म आ जाती है, जब आपके पास H1 क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखें अगर आपने H0 जो है वो बराबर का आपने स्टेट किया है, तो H1 क्या है, उसका उलट क्या होगा कि वो नॉट इक्वल टू है। ठीक है क्या जी। तो ये थीटा जब नॉट इक्वल, H1 जब आपका नॉट इक्वल में पैरामीटर आ जाता है, तो ये टू साइडेड टेस्ट होगा। नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि वो लेस पे भी हो सकता है, हमारी लेस वाली साइड पे भी हो सकता है और हमारी ग्रेटर वाली साइड पे भी हो सकता है। तो ये टू टेल टेस्ट में शामिल किया जाता है। अब इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद, वन टेल एंड टू टेल टेस्ट के बाद को पढ़ने के बाद हमें एक बात तो थोड़ी सी इस चीज़ में पता लगती है कि ये टेस्ट जो है ये हमारा रिलेटेड जो है वो H1 से है, दैट इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज़ H1। देखिए दो आपने हाइपोथेसिस स्टेट करने हैं, वो है H0 और H1। बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में ये प्रोसीजर आपको लिख के बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ऑरली बता रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, तो आप परेशान नहीं हो कि पता नहीं ये क्या H0 और H1 का क्या चक्कर चल रहा है। लेकिन ये आपको सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं लिख के ये सारा कुछ बताऊंगी कि हमारा नल हाइपोथेसिस, ये हम स्टेट कर रहे हैं अपना हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट में हम H0 लिख रहे हैं और H1 लिख रहे हैं। ठीक है, H0 हम जो भी लिखेंगे, H1 क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। और आपका जो रिजेक्शन रीजन है, आपका जो एक्सेप्टेंस रीजन है या रिजेक्शन रीजन है, वो आपके H1 से रिलेटेड है। ये आप बात जो है वो ध्यान कर लें। जब मैं आपको क्रिटिकल रीजन का टॉपिक पढ़ाऊँगी तभी आपको ज़्यादा पता लग जाएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है। हाँ जी, ये हमारा ये पहला तो हमने जो पॉइंट था हमारा, जो हमारा जनरल प्रोसीजर में था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, जिसको हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। वो है कि द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अ टेस्ट इज़ द प्रोबेबिलिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस एज एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ अज्यूम्ड टू बी ट्रू। हाँ जी, ये प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने आपको याद है, अगर आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको अल्फ़ा और बीटा के बारे में बताया है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, जिसमें हम अल्फ़ा क्या स्टेट कर रहे हैं कि दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी। तो एक्चुअली अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है। यही बात है जो ये सिग्निफिकेंस लेवल आपको मैं ये जो है सेम यही बात है कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। एक ऐसे टेस्ट का, किसी भी टेस्ट का सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा होता है। और अल्फ़ा क्या होता है, वो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि जिसमें हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, एक वैल्यू दे देते हैं अल्फ़ा को, कि वो 5% भी हो सकती है, वो 10% भी हो सकती है, वो 1% भी हो जाती है। ये देखिए नीचे देखें, वो लिखा हुआ है कि हम कितने परसेंट जो है वो हमारे पास अल्फ़ा होता है। वो 1% भी हो सकता है, 5% और 10%। ठीक है जी। तो ये एक स्टैंडर्ड आ गया कि कितने परसेंट हमारे पास चांसेस हैं कि हम एक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। और वो नल हाइपोथेसिस क्या है, वो ट्रू है। यानी कि ठीक काम को गलत करने के हमारे पास कितने परसेंट चांस हैं, ये अल्फ़ा हमें बताता है। ठीक है जी। लास्ट वाली लाइन पढ़ें कि वी से टू पुट इट एन अदर वे, यानी कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बयान करेंगे। अगर 5% फॉर एग्जांपल हमारा अल्फ़ा है, तो वी से दैट वी आर 95% कॉन्फिडेंट इन मेकिंग द करेक्ट डिसीजन। मतलब हम सही डिसीजन करने में हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है, हम 95% कॉन्फिडेंट है। 5% क्या है, वो एक्चुअली हमारे पास रिजेक्टिंग का चांस है, एक ट्रू नल हाइपोथेसिस के रिजेक्टिंग का चांस है जी। तो ये है हमारा अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारा है टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या, एक्चुअली ये टेस्ट स्टेटिस्टिक ही मेन होता है, जिसकी बेसिक पे जो वैल्यू हमें दी जाती है, और इस वैल्यू की बेस पे हम जो है वो अपने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में, ये बहुत बड़ा रोल है टेस्ट स्टेटिस्टिक है। A sample statistic which provides a basis for testing a null hypothesis is called a test statistic। अब statistic क्या होता है कि ये एक्चुअली नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का बेस आपको बता देता है। बेसिस यानी कि हमें एक वैल्यू दे देता है कि आप इस वैल्यू की बेस पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का हमारा फैसला जो है ना, वो आधा फैसला कम से कम जो आप ये समझ लें कि आधा फैसला हमें हो जाता है। बाकी आधा फैसला क्रिटिकल रीजन करता है, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो आप ये एक लाइन अच्छे से इसको देखें। साथ साथ आप लोग डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग साथ साथ थ्योरी भी तैयार करते रहें, इसलिए मैं साथ साथ आपको हर चीज़ थ्योरेटिकली पहले बताती हूँ, मैथमेटिकली आपको मैं बाद में बताती हूँ। तो इसलिए पहले आप थ्योरेटिकली आप इन टॉपिक्स को पढ़ लें। ये लास्ट लाइन ज़रा लाजमी पढ़ लें कि क्या कह रहे हैं। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट स्टैटिस्टिक आर नॉर्मल दैट इज़ जेड टेस्ट। ठीक हो गया। टी टेस्ट भी हो सकता है, काई स्क्वायर टेस्ट भी हो सकता है, एफ टेस्ट भी हो सकता है। बेटा ये सारे टेस्ट हैं, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर फार्मूले हैं। अब ये हमारे पैरामीटर पे डिसाइड करता है कि हम किस पैरामीटर को टेस्ट करें, और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली हम ये टेस्ट लिखेंगे। वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो टी भी हो सकता है, वो काई स्क्वायर भी हो सकता है, और वो एफ भी हो सकता है। ठीक है बेटा। तो ये आज के लिए हमारा ये इतना ही है। आप इसी को बार बार समझें। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो आपको इसकी कंपटीशन है। नेक्स्ट हमारा जो है वो जो भी पॉइंट है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद हमारा कंपटीशन में क्या है वो मैं आपको ऑरली बता देती हूँ, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन में ये है कि जी हम फार्मूला लिखेंगे कोई भी, ये जैसे कि मैंने कह रही हूँ नॉर्मल है, वो टी है, वो कोई भी फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर हम क्या करें, कंपटीशंस कर रहे हैं। क्या मतलब, हम पुटिंग कर रहे हैं, वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, और एक जेड की वैल्यू या एफ़ की वैल्यू या काई स्क्वायर की या टी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये कंपटीशन का भी है। ये हमारे पास यहाँ तक कंपटीशन तक आपको मैंने जो है वो बता दिया। अब मैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो 1-2 टॉपिक रह गए हैं, समझे मैंने आधा आपको एक जेड की वैल्यू या फिर टी की वैल्यू, एक वैल्यू आपको मैंने
बता यहाँ तक निकाल दी है। ठीक है जी। अब मैं आपको क्रिटिकल रीजन का बताऊँगी। क्रिटिकल रीजन थोड़ा सा ज़रा लंबा प्रोसेस था, तो इस वजह से मैंने अगले टॉपिक के लिए रख लिया। उसमें मैं डिटेल क्रिटिकल रीजन आपको बताऊँगी कि हम कैसे अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। जब थ्योरेटिकली बता के फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है? ताकि मैं आप लोग अच्छे से, पहले प्रोसीजर पढ़ा हुआ है तो आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से वो तैयार हो जाएँ आपके। अच्छा बेटे, कोई चीज़ ना समझ आए, कोई बात का ना पता हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह, मैं फ़ौरन आपका जवाब दूँगी। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।